मैं शोभित यादव आप सभी का एग्रीमेंट और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ मस्टर्ड क्रॉप। आइए इसके हम डिटेल में इसकी बात करते हैं। साइंटिफिक नेम ब्रेशिका जेंसिया। इसकी फैमिली जो होती है ब्रेशिकेसी होती है। क्रोमोसोम नंबर इसमें 26 ट्विन बराबर 26 पाए जाते हैं। इसके जो रूट सिस्टम है, इसमें रूट सिस्टम जो है इसमें टैप रूट एंड लेटरल रूट्स पाई जाती हैं। इसके फ्रूट को क्या कहते हैं? इसके फ्रूट को हम सिल्कुआ कहते हैं। इसमें जो फ्रूट जो होता है सिल्कुआ टाइप का होता है। इसमें जो फ्रूट के अंदर जो दाने होते हैं पॉड में 8 से 10 दाने लगभग हो जाते हैं। इसमें सॉइल जो होती है लोम और सैंडिलोम या क्ले लोम अच्छी मानी जाती है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं नाइट्रोजन और पोटास और सल्फर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके जो एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन में बात करते हैं, जो मेजर मस्टर्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उसमें इंडिया और कनाडा और चाइना आते हैं। इसमें इंडिया में हम कितने मिलियन हेक्टेयर हम किए हैं कल्टीवेशन, कितने मिलियन हेक्टेयर कल्टीवेशन होता है? 7 से 8 मिलियन कल्टीवेशन होता है। इसमें टेम्परेचर जो सहने की क्षमता है वह 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होती है। मॉडरेट रेनफॉल होती है 400 से 600 mm। आगे चलते हैं, इसकी किस्मों की बात करते हैं। पूसा 00 731 ये जो किस्म है इसमें उच्च गुणवत्ता वाला तेल पाया जाता है। इसमें कम एरोसिक एसिड होता है। NRCHB 506 ये पहला CMS आधारित हाइब्रिड तैयार किया गया था, जो CMS साइटोजेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है। तीसरी किस्म जो है इसमें NRCDR2, NRCHB 101, NRCDR 601 ये जो तीनों किस्में हैं ये रोग प्रतिरोधी किस्में हैं। इसमें एक पीली सरसों की किस्म है जो NRCY 5 और 2 दोनों ही किस्में जो हैं 5 और 2 ये पीली सरसों की किस्म है। आइए इसके बीज दर की बात करते हैं। इसमें जो बीज दर होता है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है और बुआई का समय जो होता है अक्टूबर से नवंबर होता है। बुआई की विधि जो होती है कतार से कतार सेंटीमीटर की दूरी जो रखते हैं 30 सेंटीमीटर हम रखते हैं। आइए एनपीके की हम बात करते हैं। नाइट्रोजन इसमें 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पाया जाता है, डाल सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। फास्फोरस जो है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज कर सकते हैं और पोटाश जो है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम यूज कर सकते हैं। इसमें सल्फर हम 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम सल्फर इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि हम तेल की मात्रा में थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा, तेल की मात्रा बढ़ जाएगी थोड़ा सा। सिंचाई कैसे? पहली सिंचाई जो होती है इसकी 20 से 30 दिन बाद होती है बुआई की। पहले दूसरी सिंचाई जो होती है फूल आने की अवस्था में, और तीसरी सिंचाई जो होती है दाना भरते समय करना अनिवार्य हो जाता है। आइए हम इसके वीड्स के बारे में बात करते हैं। विल्ड ओट वाइल्ड ओट। वाइल्ड ओट है जो जंगली जय इसके नाम से जानते हैं। यह टॉल ग्रास वीड है। और इसके जो वाइल्ड मस्टर्ड है, इसमें जो वाइल्ड मस्टर्ड क्या है, जंगली सरसों होती है। इसमें एकदम सेम सरसों के जैसा पौधा होता है। इसमें येलो फ्लावरिंग वीड होता है। ये चिकवीड जो होता है लो ग्रोइंग वीड होता है। इसमें बैगनी कलर के पुष्प निकल आते हैं और ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होता है, थोड़ा ही छोटा रहता है। इसमें हर्बिसाइड का हम प्रयोग कर सकते हैं। इमेजा तो स्प्रे कर सकते हैं। क्लोनोडिफा को प्रयोग कर सकते हैं। मैनुअल वीडिंग भी कर सकते हैं और क्रॉप रोटेशन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। रोटेशन में वीट और पल्सेस का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके डिजीज के बारे में बात करते हैं। इसमें डिजीज जो होता है वाइट रस्ट होता है। इसमें क्या होता है, वाइट रस्ट हमारे पत्तियों पे एकदम सफेद सफेद धब्बा पड़ जाता है। इसमें पत्तियों और फलियों पे इसका प्रकोप होता है। डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है, इसमें येलोई पत्तियां सब पीली पड़ जाती हैं और फंगल ग्रोथ, इसे ऐसा लगता है फंगस लग गया है इस पे। अल्टरनेरिया ब्लाइट के कारण इसमें क्या होता है, इसमें क्या डार्क स्पॉट हो जाते हैं, पत्तियों पे एकदम काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। इसके लिए हम फंगीसाइड स्प्रे कर सकते हैं। कौन कौन सा हम यूज कर सकते हैं? मैंगो जीप का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन हम अपना सकते हैं वीट और पल्सेस का। और सर्टिफाइड सीड हम डिजीज फ्री सीड हम प्रयोग करेंगे तो इन डिजीजों का थोड़ा सा कम प्रकोप होगा। आगे बात करते हैं हम पेस्ट की। इसमें जो मस्टर्ड एफिड होता है, मस्टर्ड एफिड लगता है, ग्रेन एफिड और सैप सकिंग होता है। इसमें ये पत्तियों का रस चूस लेता है, प्लांट का रस चूस लेता है। आर्मी वर्म जो होता है ये ग्रीन कैटरपिलर लीफ शेविंग रहता है, ये पत्तियों को खा लेता है, जैसे कि इस पत्ती में दिखाया जा रहा है। इस होल कर दिया है इस पत्ती में, इसको ये खा लेता है। पेंटेड बग जो होता है ये क्या है,
सैप सकिंग और बग है, प्लांट डैमेज कर देता है, ये भी पत्तियों की रस को चूस लेता है एकदम से। इसके लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो कर सकते हैं हम, इमाइडाक्लोप्राइड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और जो नेचुरल एनिमीज होते हैं, जो लेडी बग हैं और ग्रीन चंग हैं, पैरासाइट वेब्स हैं, इनके लिए हम ट्रैप्स का यूज कर सकते हैं, सेफ स्प्रे कर सकते हैं। जैसे सेफ स्प्रे में नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, और फेरोमोन ट्रैप्स लगा सकते हैं, येलो स्टिक ट्रैप्स लगा सकते हैं। और आगे चलते हैं, हम कटाई एवं उत्पादन की बात करते हैं। इसकी कटाई जब फलियां पीली हो जा कर सूखने लगे तब इसकी हम कटाई कर सकते हैं। उत्पादन का उन्नत किस्मों में लगभग 20 से 25 किलो क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन संभव है। और ये पूरी खेती को हम एक झलक में, एक नज़र में हम देखते हैं। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रिस्का जेनेसिया होता है। ब्रिस्का, इसकी फैमिली क्या होती है? ब्रेसिकेसिया क्रूसिफेरी होती है। सरसों की भारत में किस मौसम में लगाई जाती है? रबी मौसम में लगाई जाती है। सरसों की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना है? अंकुरण खेत तापमान जो होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और फूल आने के लिए जो होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसकी जो जड़ है किस प्रकार की होती है? टैप रूट सिस्टम इसमें होता है। सरसों के फूल किस प्रकार के होते हैं? पीले रंग के होते हैं, गुच्छों में होते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन योग्य होते हैं। सरसों की फलियों को क्या हम कह सकते हैं? सरसों की फलियों को हम सिल्कुआ कहते हैं। सरसों के बीज में तेल की औसत बीज मात्रा कितनी होती है? 38 से 42% होती है। सरसों की प्रमुख रोग रोधी किस्म कौन सी है? NRCDR2, ये हमारी रोग रोधी किस्म है, और NRCDR5 भी है। सरसों की पहली सिंचाई कब करनी चाहिए? बुआई के 20 से 30 दिन बाद हम सरसों की पहली बुआई कर सकते हैं, पहली सिंचाई कर सकते हैं। सरसों की फसल में मुख्य कौन कौन से रोग लगते हैं? व्हाइट रस्ट लगता है, अल्टरनेरिया ब्लाइट लगता है। सरसों की फसल में सल्फर की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर का प्रयोग हम कर सकते हैं सरसों के खेत में, क्योंकि हम तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं। सरसों की फसल में बीज दर की मात्रा कितनी होती है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। सरसों की कटाई कब हम कर सकते हैं? जब पत्तियां पीली पड़ जाएं और सूखने लगें। सरसों की उन्नत किस्म पूसा 0031 की क्या विशेषता है? इसमें क्या है? इसमें जो एरोसिक एसिड कम पाया जाता है और ग्लूकोसाइनेट की मात्रा बहुत कम होती है। सरसों के बीज में मुख्यतः फैटी एसिड जो है वो कौन सा होता है? एरोसिक एसिड होता है। सरसों के तेल में तीखी गंध किस यौगिक के कारण आती है? आइसोथायोसाइनाइड के कारण तीखी गंध आती है, जो एकदम आंखों में चुभने लगता है। सरसों की फसल में सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? एफिड है। इसके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? इसके नियंत्रण के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? इमाइडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्सम का यूज कर सकते हैं। सरसों की फसल में सफेद झुलसा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ये एल्वेको कैंडिडा के कारण होता है। आगे चलते हैं। सरसों की फसल में अल्टरनेरिया ब्लाइट किस रोग के कारण होता है? अल्टरनेरिया वृश्चिकेशी के कारण होता है। सरसों की फसल में फूल आने की अवस्था को हम क्या कह सकते हैं? क्या कहते हैं? एंथेसिस कहते हैं, इसको हम एंथेसिस कहते हैं। सरसों किस प्रकार के परागण की किस प्रकार की फसल है? ये क्रॉस पॉलिनेशन फसल है। सरसों की पत्ती धब्बा रोग का कारण क्या होता है? अल्टरनेरिया ब्रेसिकेसी होता है। स्टेम रॉट रोग किसके कारण होता है? स्क्लेरोटीना और स्क्लेरोटोरियम के कारण होता है। सरसों में फूल किस प्रकार के होते हैं? रेशम प्रकार के होते हैं। सरसों के बीज में औसत अंकुरण अवधि कितने दिन की होती है? 4 से 7 दिन की होती है। सरसों की पत्ती का झुलसा रोग जो होता है, इसमें क्या क्या लक्षण होता है? इसका पत्तियों पर गोल भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। सरसों में मस्टर्ड सॉइल बर्निंग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? ये सल्फर की कमी के कारण होता है। सरसों की फसल में बीज अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सरसों की फसल में बीज अंकुरण के लिए आदर्श नमी कितनी होनी चाहिए? 60 से 70% फील्ड में नमी होनी चाहिए सरसों के। सरसों में बीज उत्पादन हेतु आदर्श आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 60 से 70% होना चाहिए। सरसों में एफिड कीट किस अवस्था में अधिक हानि पहुंचाता है? फूल और फल बनने की अवस्था में। सरसों में व्हाइट रस्ट रोगों का प्रमुख लक्षण क्या है? पत्तियों पर सफेद फफूंदी जैसे धब्बे हो जाते हैं। सरसों में बीज की मात्रा औसत उपज कितनी होती है? 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। सरसों में पेंटेड बग किस भाग को नुकसान पहुंचाता है? पत्तियों और फलियों में। सरसों में क्लब रूट का रोग प्रमुख लक्षण क्या है? जड़ों में गांठें बनना। और सरसों में फूल का रंग किस प्रकार का होता है? पीला होता है। सरसों में बीज की औसत नमी कितनी परसेंट होनी है? 8 से 10% होनी चाहिए। टॉर्शन बग किस प्रकार की हानि पहुंचाता है? बीजों
को चूस कर सिकुड़ देता है। सरसों की पत्ती झुलसा रोग जो होता है मैनकोजेब में इसका मैनकोजेब और कैप्टन का छिड़काव आप कर सकते हैं इसके लिए। सरसों की औसत वजन कितना होता है? बीजों का वजन कितना होता है? 3 से 6 ग्राम वजन इसका होता है। पूछे गए क्वेश्चन है। सरसों में एफिड नियंत्रण कौन सी दवा से कर सकते हैं? इमाइडाक्लोप्रिड डाल सकते हैं या थायोमेथाक्सोम का प्रयोग कर सकते हैं। हम सरसों के बीज के लिए आदर्श गहराई कितनी होती है? डेप्थ कितनी सेंटीमीटर होना चाहिए? 4 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ होना चाहिए। सरसों के बीज में औसत तेल की मात्रा जो होती है 38 से 42 होती है। सरसों का पत्ती झुलसा रोग किसका नियंत्रण कैसे करते हैं? मैनकोजेब का और 0.2% का छिड़काव कर सकते हैं। एफिड का किस प्रकार की हानि पहुंचाता है? यह पत्तियों के रस को चूसकर पौधों को कमजोर कर देता है। सरसों में बीज की औसत अंकुरण क्षमता कितनी होनी चाहिए? 80 से 90% होना चाहिए। सरसों में व्हाइट रस्ट रोग का नियंत्रण कैसे करते हैं? मेटालॉक्सिल का प्रयोग प्लस मैनकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं आप। सरसों में फूल आने की आदर्श अवधि कितने दिन की होती है? जो फूल बुआई के लगभग 40 से 45 दिन बाद पौधे फूल देना आरंभ कर देते हैं। सरसों में स्टेम रोट रोगों का प्रमुख लक्षण क्या होता है? तने पर पानी जैसे धब्बे और सड़न पैदा हो जाती है। सरसों में बीज की औसत उपज राजस्थान में कितनी होती है? वो 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर वहां पे होती है। सरसों में जो पेंटेड बग का नियंत्रण हम किससे कर सकते हैं? मेलाथियान 0.05% का छिड़काव हम कर सकते हैं। इससे पेंटेड बग हम कंट्रोल कर सकते हैं। सरसों में बीज की औसत नमी प्रतिशत भंडारण हेतु कितनी होनी चाहिए? मतलब हम सरसों का भंडारण कर रहे हैं तो सीड में कितना परसेंट नमी चल सकता है? 8 से 10% नमी होना चाहिए भाई, चल सकता है। क्लब रूट का रोग नियंत्रण क्या है? रोगग्रस्त खेतों में चूना डाल दीजिए आप, इससे आप निदान हो जाएंगे। सरसों की बीज की औसत वजन क्या है? 3 से 6 ग्राम। सरसों के एफिड कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? एफिड कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिपाफेलिस इराइसेमिक नाम है। सरसों की बीज की गहराई कितनी है? 4 से 5 सेंटीमीटर है। व्हाइट रस्ट का कारक कौन है? एल्बो कैर्नेटा है। सरसों की बीज में औसत अंकुरण की अवधि 4 से 7 दिन लगती है। सरसों की पत्ती झुलसा रोग किसके कारण होता है? अल्टरनेटिव वृश्चिक को के कारण होता है। सरसों में बीज उत्पादन हेतु आदर्श दूरी क्या होती है? 40 × 20 सेंटीमीटर लगाते हैं। टार्सिंग बग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लाइगस स्पीसीज होता है। और अभी तो हमारी खेती लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्रॉप के साथ। और आप लोग कमेंट करके बताएं अगर कोई नया टॉपिक और नई क्रॉप पढ़ाना हो या चलना हो, उसके बारे में चर्चा की जाए। आप सभी मिलकर आप लोग कमेंट करें। बाकी आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंचे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।